कमांडो एक्शन। ये शायद 1953 की बात है। मैं उस वक्त तक जिंदगी की लगभग 6 बहारें देख चुका था। बहावलपुर में एक गंदी गली में हमारी रिहाइश थी। न जाने उसका नाम गंदी गली क्यों पड़ा, हालांकि उसका शुमार बहावलपुर की साफ सुथरी गलियों में होता है। करीन क्यास है कि क़याम पाकिस्तान से पहले उसका नाम गांधी गली था, जो कि बिगड़ता बिगड़ता गंदी गली बन गया। हमारा मकान बहुत बड़ा और कुशादा था, जिसके 3 हिस्सों में मेरे वालिद समेत 3 भाइयों के खानदान आबाद थे। मुश्तरका सहन था। मकान का एक दाखिली और एक खारजी दरवाज़ा था। हम सब चाचा तायाजाद भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन कभी कभार छोटी मोटी झड़पें भी हो जाती थीं। उन्हीं में मेरा एक तायाजाद भाई ताज भी था। उम्र में मुझसे तकरीबन 9-10 साल बड़ा, यानी मैं बच्चा और वो नौजवान था। गर्मियों का खुशगवार मौसम था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ताज ने कहा, ओए मकबूल, चल तुझे जामनू खिला कर लाऊं। मुझे और क्या चाहिए था, झट तैयार हो गया और हम दोनों SD हाई स्कूल पहुंच गए। स्कूल के सामने की तरफ हमारे मुल्क के मारूफ फल जामन के 8-10 दरख्त एक ही कितार में लगे हुए हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने वहां पत्थरों से उनका शिकार करके माले मुफ्त दिले बेरहम के मुसादिक खूब जामन खाए। उसके बाद ताज कहने लगा, चल मकबूल, अब जरा काली पुली चलते हैं। मेरा दिल नहर में नहाने को बहुत मचल रहा है। सेंट्रल लाइब्रेरी से होते हुए हम काली पुली पहुंच गए। काली पुली दरअसल बहावलपुर क्लब के नजदीक बहावलपुर की इकलौती छोटी सी नहर पर बनी हुई पुलिया है। पुलिया से नीचे उतरकर नहर के साथ साथ चलते हुए निस्बतन थोड़ी खुली जगह पर पहुंचे तो एक दरख्त के नीचे उसने अपने आप को कपड़ों से आजाद किया और मुझे कपड़ों की निगरानी पर बिठाकर नंग धड़ंग नहर में छलांग लगा दी। कभी डुबकी लगाता और कभी तैरता तैरता बहुत दूर निकल जाता। मैं जमीन के मुफ्त में मिले कैनवस पर एक तिनके से मुख्तलिफ शक्लें बनाकर वक्त गुजारी कर रहा था कि अचानक 2 तितलियां मंडलाती नजर आईं। मैं उन्हें पकड़ने के लिए लपका और शायद उनका पीछा करते थोड़ा दूर चला गया। कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन शोमई किस्मत कि कोई तितली हाथ ना आई। थक हार कर वापस दरख्त के पास पहुंचा तो देखता क्या हूं कि कपड़ों का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। शायद मेरी गैर हाजिरी से फायदा उठाकर कोई राहगीर उठाकर ले गया था। मैं डरा सहमा हुआ रो रो कर हलकान हो रहा था कि ताज नहर से बरामद हुआ, और जब कपड़ों का हाल मालूम हुआ तो खूब गर्जा बरसा और 2-4 चांटे भी रसीद कर दिए। अब हालात कुछ यूं थे कि वो जब दूर से किसी को आते देखता तो फौरन नहर में छलांग लगा देता और साफ मैदान देखकर बाहर निकल आता। शुक्र है कि मेरे कपड़े बहुत ही छोटे थे, वरना वो मुझे नंगा करने में देर न लगाता। जूं तू करके शाम हुई, थोड़ा अंधेरा फैलने लगा तो हम घर की सिमत रवाना हुए। तकरीबन 1 मील का ये सफर कुछ इस तरह से तय हो रहा था कि ताज ने एक हाथ आगे और एक हाथ पिछवाड़े पर रखा हुआ था। वो दरख्त, मकान का कोना या कोई भी ओट देखकर छुप जाता और जब कोई राहगीर नजर ना आता तो दौड़ पड़ता। वहां पहुंचकर अगले पड़ाव के लिए किसी ओट की तलाश करता। इस दौड़ धूप में कुछ मज़े का खेज लेकिन तकलीफ देह मराहिल भी आए। एक मकान के सामने दरख्त के पीछे छुपने की कोशिश की तो मकान के बरामदा में बंधा कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता तो जंजीर से बंधा हुआ था, इसीलिए बचत हो गई, लेकिन घर के अंदर से एक पहलवान किस्म का शख्स बरामद हो गया और जो ही उसकी नजर ताज पर पड़ी, उसने बिला तवक्कुफ नीचे से ईंट उठाकर ताज की तरफ फेंक दी, मगर निशाना खता गया। ताज की किस्मत अच्छी थी कि उस शख्स ने ईंट उठाकर मारने के बजाय कुत्ते को नहीं खोल दिया, वरना ताज को बाद अज़ां 14 टीके भी लगवाने पड़ते। वहां से जान बची सो लाखों पाए। उसने नंगा होने की परवाह किए बगैर दौड़ लगा दी। एक जगह ठोकर खाकर गिरा, उठा और फिर भाग पड़ा और अगली ओट तक पहुंचकर ही दम लिया। एक और मौका पर अचानक ही एक बाबा जी से आमना सामना हो गया। उन्होंने पूछा, ओए काका, ए की होया है? मगर ताज के पास जवाब देने का वक्त भला कहां था। वो तो बस एक ओट से दूसरी ओट तक कैंगरू की तरह दौड़ता रहा। मुझ पर से उसका एतबार बिल्कुल उठ गया था। वो इस कठिन सफर को अपनी मदद आपके तहत ही तय कर रहा था। मैं उसका दुम छल्ला बनकर, लेकिन उसकी रेंज से थोड़ा बाहर फासले पर साथ साथ था। मुझे हर दम ये डर लगा हुआ था कि न जाने किस मोड़ पर उसका पारा दोबारा चढ़ जाए।
खुदा खुदा करके ये लुकन छुपाई का सफर खत्म हुआ और हम अपने मकान के दाखिली दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। ताज ने कुंडी खटखटाई और बाहर वाली कुंडी को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी माँ दरवाजा खोलने आई। अब माँ दरवाजे को खोलने के लिए अंदर की तरफ जोर लगाती और ताज पूरा जोर बाहर की तरफ लगा रहा था ताकि दरवाजा बंद ही रहे और राज राज ही रहे। वो साथ साथ बोल रहा था कि अम्मा, आप सब आखिर वाले कमरे में चले जाएं और पहले कमरे को खाली कर दें। अम्मा ने खबर दी कि पहले कमरे में कोई नहीं है और वो खुद भी दूसरे कमरे में जा रही हैं। ताज दरवाजे की दरज में से देख रहा था। जैसे ही माँ अपने कमरे में दाखिल हो गई, वो भी दौड़कर अपने कमरे में चला गया। बाद में भी वो अक्सर नहाने के लिए नहर पर जाया करता था, लेकिन मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जा सकता। पर सख्ती से अमल पैरा होते हुए फिर कभी भी उसने मुझे साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं लिया। जिस तरह से मेरे कजन ताज ने कपड़ों के बगैर काली पुली से गंदी गली तक का जोखिम भरा सफर इंतहाई महारत और सुबक रफ्तारी से तय किया था, आर्मी में आने के बाद मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि इंटेलिजेंस यानी सुराग रसानी वाले भी दुश्मन की निगाहों से इसी तरह छुपते छुपाते मंजिल तक पहुंचते होंगे। मेरा मशवरा है कि इस किस्म के सफर को इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग का लाजमी हिस्सा बना देना चाहिए, यानी कि एक मकाम पर कपड़ों के बगैर उन्हें छोड़कर बताया जाए कि तुम्हारे कपड़े फलां मकाम पर रख दिए गए हैं, वहां पहुंचकर उन्हें पहन लो। उस गंदी गली वाले मकान से वाबस्ता कुछ ज्यादा बातें तो मुझे याद नहीं, अलबत्ता एक उकदा मैं कभी सुलझा ना सका और वो था उस मकान की टॉयलेट। ये हिंदुओं का मकान था जिस पर तकसीम के बाद मेरे ताया ने कब्जा कर लिया था और हमारी फैमिली बाद में हिजरत करके आई तो हमें भी उसी घर में पनाह दे दी गई। उसकी टॉयलेट मकान की छत पर बनी हुई थी, जिसके सामने बाहर की तरफ भी सीढ़ियां गली में उतरती थीं। जमादार उन्हीं सीढ़ियों से आता और सफाई करके उसी रास्ते से वापस चला जाता। टॉयलेट का कमरा खासा बड़ा था। उसकी 3 दीवारों से जुड़े हुए लकड़ी के तख्तों में सुराख करके 35-40 खुड्डियां बनी हुई थीं। अब ये आप पर मुनस्सिर था कि आप किस सुराख पर उकड़ूं बैठकर फारिग होना पसंद करते हैं। बस हमें बारहा याद दहानी करवाई जाती थी कि ऐसे सुराख पर बैठकर फारिग होना है जिसके साथ वाली खुड्डी खाली हो, यानी किसी ने इस्तेमाल ना की हो, ताकि धुलाई करने से पानी ढलान की वजह से सीधा नाली में चला जाए और गंदगी पर पानी गिरने से पूरे फर्श पर न फैले। जो फलसफा समझ में ना आया वो ये था कि इकट्ठी 35-40 खुड्डियां एक ही कमरे में बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या था। मेरी नाकिस अक्ल में सिर्फ ये बात समझ में आई कि शायद ये हिंदुओं की सकाफत का तकाजा हो और वक्त की बचत करने और रफ़ाए हाजत के इस दौरानिया में हिंदू खवातीन और छोटे बच्चे इकट्ठे बैठकर साथ साथ बातें भी करते जाएं ताकि बोरियत ना होने पाए। टॉयलेट के अंदर या बाहर पानी का कोई भी बंदोबस्त नहीं होता था। टॉयलेट जाने से पहले आप सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ पीतल का लोटा उठाकर नलके से उसे भरते, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते। बहुत बड़ी छत अबूर करके आखिरी कोने में बनी हुई टॉयलेट तक पहुंचना अच्छा खासा मुश्किल अमर होता। सीढ़ियों के पास एक मखसूस जगह पर पड़ा हुआ लोटा इस बात की निशानदेही करता था कि इस वक्त टॉयलेट खाली है। पानी की सही कदरों कीमत का अंदाजा उसी किस्म की टॉयलेट में होता है जहां आपने एक ही लोटे से काम चलाना हो। अगर बदकिस्मती से कभी पेट खराब हो जाता तो जान अजाब में आ जाती और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ किस्म के बदनुमा हादसात भी जन्म ले लेते, जिनकी तफसील में जाना ठीक नहीं।